आज तक चैनल में काम करने वाली एक पत्रकार नाम सौम्या विश्वनाथन। सौम्या इंडिया टुडे की क्राइम डेस्क पर प्रोडक्शन संभालती थी। 29 सितंबर 2008 में वह रोज की तरह ही इवनिंग शिफ्ट में काम करने के लिए दोपहर में घर से निकली। यह दिन देश के लिए कई सारी बुरी खबरें लेकर आया था। देश के दो बड़े राज्यों में बम धमाके हुए। गुजरात के मोडासा में एक बम धमाका हुआ और महाराष्ट्र के मालेगांव में 2 बम धमाके हुए, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके कुछ घंटे बाद एक संतोषजनक खबर भी आई। अहमदाबाद में पुलिस को 17 जिंदा बम बरामद हुए। अगर ये बम फट जाते तो कई लोगों की जान जा सकती, लेकिन समय रहते पुलिस ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया। सौम्या न्यूज रूम में खबरों का पीछा कर रही थी और टीवी पर बम धमाकों की खबरों को देखकर देश गुस्से और निराशा से भर चुका था। उस रात सौम्या को अपनी शिफ्ट खत्म करने में देर हो गई। रात लगभग 3 बजे सौम्या ने अपने वसंत कुंज स्थित घर पर फोन करके बताया कि वो बस 5-7 मिनट में घर पहुंच जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर नेल्सन मंडेला रोड पर उसकी मारुति जैन डिवाइडर से टकराई मिली और सौम्या गाड़ी में मृत पाई गई। सुबह 11:30 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और अब इस हफ्ते अक्टूबर 2023 में 15 साल बीत जाने के बाद हत्यारों को सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अगर आपके जहन में भी यही सवाल आया है कि क्या सौम्या का पेशा उसके लिए जानलेवा साबित हुआ, क्या क्राइम डेस्क पर काम करना उसके मर्डर का कारण बना, तो जवाब है नहीं। असल में उस रात अभियुक्त लूटने के इरादे से सौम्या का पीछा कर रहे थे, मगर जब सौम्या ने गाड़ी धीरे नहीं की तो इनमें से एक हत्यारे ने पिछले महीने खरीदा 315 बोर का तमंचा अपने दोस्तों से यह कहते हुए चला दिया कि वह निशाना लगाकर दिखाएगा, और फिर उसने गोली चला दी। पहली गोली बेअसर गई, मगर दूसरी गोली सौम्या के सिर के पीछे जा लगी। और यह हत्या इस गिरोह की एकमात्र हत्या नहीं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस हत्यारे के दिमाग को ऐसी क्या किक मिली होगी कि सिर्फ अपना निशाना दिखाने की ललक में उसने एक इंसान की जान तक ले ली। दोस्तों, आज हम अपराध और अपराधी मानसिकता की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या किसी आम बच्चे की तरह एक अपराधी का बचपन भी हंसते खेलते और शरारतों के बीच बढ़ता है? अगर हाँ, तो जिस इंसानी खून को देखकर एक आम इंसान सहम उठता है, फिर कैसे कोई दूसरा इंसान किसी की जान लेकर सुकून महसूस कर सकता है? अगर इंसानी फितरत किसी को दर्द में देखकर मददगार बनने की है, तो फिर कैसे कोई किसी को दर्द देने के लिए एक दूसरे इंसान से मदद मांग सकता है? और क्या दर्द देना, जान लेना भी एक पेशा बन सकता है? क्या प्रमोशन मिलने से एक नौकरी पेशा इंसान को जो खुशी या किक मिलती है, वही किक एक अपराधी को किसी की जान लेने से मिलती है? क्या मनोवैज्ञानिक ऐसे अपराधियों की मानसिकता को, फितरत को बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या फिर दुनिया भर में किसी जेल प्रशासन ने पुलिस की तरह ही मनोवैज्ञानिकों की तैनाती भी की है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमने संपर्क किया 2 अहम शख्सियतों से। पहले अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से देश और दुनिया में नाम कमाने वाले आज तक के पूर्व एडिटर दीपक शर्मा जी से, और दूसरे फोरेंसिक साइकोलॉजी के प्रोफेसर और तिहाड़ जेल में काम कर चुके डॉक्टर रजत मित्रा से। हमारे बीच हैं दीपक शर्मा जी, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के बूते यूट्यूब पर बतौर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट 17 लाख से ज़्यादा सपोर्टर्स कमाए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दौर में इस निडर पत्रकार को मिसाल माना जाता था। अपने स्टिंग ऑपरेशन से दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड के कनेक्शंस को एक्सपोज करने वाली इस बेबाक आवाज़ ने 2015 में आज तक चैनल छोड़ यूट्यूब पर अपना सफ़र शुरू किया और आज हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे चैनल पे। आज आप हमारे साथ हैं। मुझे बहुत मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ फ्रेम शेयर कर रहा हूँ। बचपन से आपको देखते रहे हैं, आपकी जर्नलिज्म को, एक तरह से आइडल जर्नलिज्म को देखते रहे, और अब आपके यूट्यूब शोज लाखों लोग उसको देखते हैं जी। लेकिन उस समय जब हम आपको जानते थे, जब हम अर्ली डेज में अपने एडोलेसेंट ईयर्स में, तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो किसी भी स्टोरी की तह तक जा सकता है जी। और 2015 तक, जब तक आप आज तक न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े थे, तब तक हम आपको खास तौर पे, मतलब पॉलिटिकल जर्नलिज्म आपकी फोर्ते नहीं हुआ करती थी शायद उस समय, इन्वेस्टिगेशन आपकी फोर्ते हुआ करती थी और सबसे प्रमुख नामों में आपका नाम हुआ करता था। पर अब एक ट्रांजिशन हम देखते हैं कि आप खासा तौर पे पॉलिटिकल कंटेंट जनरेट करते हैं या हर तरह का कंटेंट जनरेट करते हैं। कोई भी बड़ी स्टोरी पे आपकी वीडियोस पॉलिटिकल पे ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो ये ट्रांजिशन कैसे? और फिर हम नहीं, मुझे लगता है देखिए, इन्वेस्टिगेशन मैं पहले भी करता था और इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज की जो
अगर आप राजनीति देखें या आज की आप पॉलिटिक्स देखें तो आज की पॉलिटिक्स की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो क्या होती है? ईडी, सीबीआई। हम लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स की जगह हम क्या डिस्कस करते हैं? हम ईडी डिस्कस करते हैं, हम सीबीआई को डिस्कस करते हैं, हम छापों को डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई भी पत्रकार थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा अगर एक तजुर्बा है तो आज की जो राजनीति है, राजनीति का जो स्तर है, आज का जो पॉलिटिकल लेवल है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ही बेहतर कवर कर सकता है राजनीति। आज की राजनीति इस स्तर पर उतर आई है कि मुझे लगता है कि अगर कोई जर्नलिस्ट जिसने क्राइम रिपोर्टिंग की है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है, जो ईडी को समझता है, सीबीआई को समझता है और थोड़ा बहुत उसने पार्लियामेंट को भी कवर किया, तो उससे मुफीद कोई पत्रकार नहीं हो सकता अखबार नवीस जो आज की सियासत को सही तरह समझे और लोगों को समझाए। ये एक नया एंगल है जी। जिससे हम चीज़ को समझ रहे हैं। ये बताएं कि पहले तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दरमियान कोई ऐसी कवायद जो आपने लीड की हो या ऐसा कोई किस्सा जिससे आप क्राइम की दुनिया से रूबरू हुए हो या जिसने आपको अचंभित किया हो? देखिए, बहुत बहुत ऐसे सरप्राइजेज हुए, बहुत सरप्राइजेज हुए। और क्योंकि अगर आप अंडरवर्ल्ड कवर कर रहे हैं या आप स्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसी स्टोरी कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंस की, तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। और जैसे 2-3 वाक़ये हैं। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मोदी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया और केजरीवाल वहाँ से लड़ रहे थे, दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल 2014 में। तो आई वाज इन बनारस, आज तक की तरफ से मैं बनारस में था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी थे, पहली बार बनारस से, गुजरात का पॉलिटिशियन बनारस से लड़ रहा है। तो हम लोग ने वो सब कवर किया। कवर करके जब हम लौट रहे थे तो बाई रोड आ रहे थे, बनारस से लखनऊ से शायद फ्लाइट लेनी थी और वापस दिल्ली आना था। अचानक मुझे लगता है मैं रायबरेली के पास हूँ, आई वॉज नियर रायबरेली, और मेरे मोबाइल फ़ोन पे कॉल आने लगा और वो कॉल कहीं बाहर से आ रहा था, इंडिया के बाहर से? इंडिया के बाहर से आ रहा था। और आने लगा, मैंने कहा मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, तो मैंने फिर उसको कॉल को लिया। जब लिया तो उधर से छोटा राजन की आवाज़ आई, छोटा राजन। और मैं एकदम, उसने कहा मैं छोटा राजन बोल रहा हूँ, ये वो, तो उसे नाना कहते हैं। मैंने कहा हाँ भाई नाना बताइए। बोले आप दीपक बोले। तो पहले भी वो हमें फ़ोन कर चुका था एंड ही वांटेड टू गिव सम एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन। छोटा राजन के साथ क्या है कि छोटा राजन हमेशा से एक फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। अब तो खैर जेल में वो हमेशा फ़ोन बदलता रहता था, कभी किसी के फ़ोन से, कभी किसी के फ़ोन से। आई थिंक दैट टाइम मे बी मस्ट बी यूजिंग अ सैटेलाइट फ़ोन, जो भी है। उसकी लोकेशन उस वक्त कहीं साउथ ईस्ट एशिया में थी, कंबोडिया, वियतनाम कहीं पर थी, या ऑस्ट्रेलिया के पास थी। वहाँ से उसने फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब मेरे पास आईफोन था, उसमें रिकॉर्डर नहीं था। मैंने कहा इतना बड़ा डॉन बात कर रहा है और उसको मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। तो मैंने कहा ऐसा है नाना, आप 2 मिनट बाद फ़ोन कर सकते हैं, मैं गाड़ी में हूँ। तो उसने कहा ठीक है। 3 मिनट बाद फ़ोन आया तो मैंने अपने कैमरामैन से कहा, मैंने कहा इसको स्पीकर फ़ोन पर लेता हूँ, उसकी बातचीत रिकॉर्ड करता हूँ। और उस बातचीत में जो बाद में आज तक पे चली और काफ़ी लोगों ने देखा, आई थिंक मुद्दतों के बाद, बरसों के बाद छोटा राजन ने बातचीत करी थी। और कई मर्डर्स में हमने बात करी। एक पत्रकार का मर्डर हुआ था जेडे का, उस पर बात करी। और उसके बाद दाऊद इब्राहिम और ये सब, क्रिकेट की बैटिंग पर बात हुई। मैंने उससे ये भी कहा कि आप ड्रग स्मगलिंग वगैरह में भी हैं। उसने कहा ड्रग्स में नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ मैं क्रिकेट के सट्टे में हूँ। इस तरह की बातें हुई। उसका जो भाई है शायद दीपक निखलजे, जो फिल्म प्रोड्यूसर, मैंने उसके बारे में बात करी, वाइफ के बारे में बात करी। बहुत सी बातें हुई और कई चीज़ें उसने बताई। और वो शायद आखिरी ही इंटरव्यू होगा उसका, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर वो मोदी सरकार आ गई, अरेस्टिंग हो गई। तो इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। एक बार हम लोग एक शो कर रहे थे और शो करते करते आज तक में वो दाऊद इब्राहिम की तरफ से फ़ोन आ गया और हमारे पीसीआर में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, आप सोचिए। अच्छा। और वो दाऊद का भाई था अनीस इब्राहिम, और ही वाज थ्रेटनिंग कि आप ये कैसे चला रहे हैं अपने आज तक चैनल में कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है, ये है वो है, आपकी बिल्डिंग उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। उसको ये नहीं पता था कि अनीस इब्राहिम जो फ़ोन कॉल कर रहा है, आज तक के स्टूडियो को कहीं से नंबर मिला। तो स्टूडियो से जब उसने मिलाया तो वो जो कॉल थी वो
पीसीआर में कनेक्ट हो गई, और पीसीआर में आप जानते हैं सारा सॉफ्टवेयर रहता है रिकॉर्डिंग का। तो उस ज़माने में वो कॉल पूरी रिकॉर्डिंग हुई और बहुत सी उसमें इंटरेस्टिंग टॉक्स हुई बाद में। हालांकि पहले वो धमकी के अंदाज में था, लेकिन बातचीत जब मेरी उससे हुई तो इत्तेफाक से वो जब वो कॉल आया तो मैं एक शो कर रहा था आज तक में, और जब ब्रेक था, विज्ञापन चल रहे थे, उस वक्त कॉल आई थी, तो मैं उठकर आ गया। और मुझे लगता है, हो सकता है प्रसून बाजपेयी मेरे साथ एंकर थे, लीड एंकर वही थे। फिर मैं बाहर आ गया, फिर तो पूरा मतलब एक हम दाऊद पे शो कर रहे थे और दाऊद की तरफ से एक फ़ोन आ गया, तो दाऊद भी उस शो को देख रहा था कराची में। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ऐसे बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे लगता है हर किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के जीवन में होते रहते हैं इस तरह के। लेकिन इतना आपका इंटरेक्शन रहा होगा, आपने कई ऐसे ही स्टोरीज ब्रेक की होंगी, क्या रहता है रवैया, क्या रहता है यदि हम बिहेवियरल साइंस के स्टूडेंट की तरह समझें तो एक आम इंसान में और एक अपराधी में, उसकी मानसिकता में कहीं आपको कुछ डिफरेंस मालूम पड़ता है? देखिए, अपराधी होते तो इंसान ही हैं। अगर आप किसी की भी लाइफ में झांक कर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अपब्रिंगिंग है, यानी जो उनका एडोलेसेंट पीरियड है, जब वो आप कह लीजिए हाई स्कूल में आ रहे हैं या 7th-8th क्लास में आ रहे हैं, होशो हवास में आ रहे हैं, जब उनका माइंड थोड़ा थोड़ा जो है वो मैच्योर होने लगता है। मतलब आप यूँ कहिए कि प्राइमरी एजुकेशन से जब वो हाई स्कूल एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करते हैं, मुझे लगता है फैमिली की जो बैकग्राउंड से, जैसे अगर आप दाऊद की कहानी देखिए तो दाऊद का जो फादर था वो क्राइम ब्रांच में खुद हेड कांस्टेबल थे। राइट। और अभी यदि इसका देखिए लॉरेंस बिश्नोई, उनके फादर वो पुलिस में कांस्टेबल थे। अब या तो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, ज़हीन नहीं है, और घर में उसको डांट वाट पड़ रही है, या माँ बाप बहुत सख्त हैं, रवैया उनका बड़ा सख्त है, इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर वो सपोज करिए माँ बाप में डाइवोर्स है, या बाप ने 3 शादी कर रखी हैं, बाप कहीं रह रहा है, फैमिली डिस्फंक्शन, फैमिली का डिस्टर्बेंस है। एक तो ये है, दूसरा सिबलिंग्स की लड़ाइयाँ हैं। कभी कभी क्या है कि जैसे आप श्री प्रकाश शुक्ला का लाइफ देखें, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर यूपी में रहा, तो उसका जो फिनेंशियल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड था कि पहले घर वाले ठीक ठाक थे, बाद में हालात ख़राब हुए, और हालात ख़राब होने के बाद जब आपकी स्कूलिंग छूट गए, आप स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, और कहीं ना कहीं मतलब एक कम उम्र में आपको पैसा कमाना पड़ा। सोशल जो सराउंडिंग्स हैं, मतलब सामाजिक ताना बाना आप कह लीजिए, कि माँ बाप के रिश्ते नहीं ठीक हैं, या एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर कुछ गैंगस्टर रहते हैं, उसके टच में आ गए, या कुछ लत लग गई शराब पीने की या गैम्बलिंग की, जुआ खेलने की, मतलब संगत बिगड़ गई। अधिकार ज़्यादातर केसेस में संगत बिगड़ना, मुझे लगता है दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। जैसे अगर आप दाऊद इब्राहिम को देखें तो वो बहुत कम उम्र में स्मगलिंग के उसमें आ गए, पैसा कमाने लगे, क्योंकि घर में इतना पैसा था नहीं, सिबलिंग्स बहन भाई बहुत ज़्यादा थे, बाप ईमानदार था दाऊद इब्राहिम का, जो इब्राहिम हक सर है, तो इतनी घर में आमदनी नहीं थी, तो वो वहाँ पर क्रॉफोर्ड मार्केट में स्मगलिंग दाऊद इब्राहिम ने अपना करियर जो शुरू किया वो स्मगलिंग की चीज़ें, टेप रिकॉर्ड, घड़ी, इस तरह की चीज़ें बेच के, कैमरा बेच के, और वहाँ से फिर वो ग्रेजुएट करता गया। फिर जेल में शायद उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई, एंड देन ही बिकेम अ माफिया डॉन और समथिंग, एंड फ्रॉम माफिया डॉन ही ग्रेजुएटेड टू यू कैन टेररिस्ट नेटवर्क, जैसा भी हम देखते हैं आज की तारीख में ISI के साथ टच में आ गए। मतलब अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, रिकैप करेंगे, रिवाइंड करेंगे किसी भी माफिया सरगना की या उसके पूरे लाइफ को रिकैप करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको घर के झगड़े, सामाजिक ताना बाना, जिस परिवेश में वो रहता है उसके उतार चढ़ाव, या फिर एक मेटलिस्टिक माइंड, या खराब संगत, या नशे की लत, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन शुरुआत इसकी बहुत, मतलब इसके लक्षण ऐसे हैं जो बचपन में देखे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। एकदम बचपन में तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, जब आदमी एडोलेसेंस, 15, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17 में लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे जी। तो आपको लगता है ये प्रिवेंटेबल है क्या? इसको रोका जा सकता है किसी क्रिमिनल की जर्नी को इतना आगे बढ़ने तक, चाहे उसमें जेल? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा जी, मतलब वो मेरा विषय नहीं, लेकिन वो आपका विषय हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के 2 बड़े सरगना, जी, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, नाम सुना होगा।
आप कल्पना करिए कि मुख्तार अंसारी के ग्रेट ग्रैंडफादर ऑल इंडिया कांग्रेस, जिसमें गांधी जी थे, तब नेहरू जी थे, वो अंसारी साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट। और इनके मुख्तार अंसारी के परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो मतलब ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने कश्मीर की लड़ाई लड़ी, हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट, ये सब रिश्तेदारी में आते हैं। और मुख्तार अंसारी खुद एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट साइंस की तरफ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक अच्छा क्रिकेटर, फास्ट बॉलर। जो मैं एक बार उससे बात कर रहा था मुख्तार अंसारी से, मैंने कहा आप क्राइम में कैसे है? बोला मैं कानपुर के ग्रीन पार्क में रणजी ट्रॉफी कैंप में था। ही वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर। अच्छा। यस, अशोक मल्होत्रा वगैरह बैट्समैन उसके साथ। ये बहुत लोगों को नहीं पता। और जिस वक्त वो कैंप में था, कोई मर्डर हुआ बनारस में, ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट और हिज ग्रुप वॉज इन्वॉल्व। और तब वो वहाँ से कैंप छोड़ के बनारस गया, मर्डर हुआ, फंस गए, और फिर तो आप जानते हैं जेल, पुलिस, थाना, मुकदमा, कचहरी। जब इस साइकिल में आप फंसते हैं तो फिर फंसते ही चले जाते हैं, ये दलदल है ये, फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो मुख्तार अंसारी, अच्छा ब्रिजेश सिंह की मैं बात कर रहा था। ब्रिजेश सिंह उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, हाई स्कूल और इंटर, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड बिगेस्ट, उसमें ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स। आप सोचिए, ब्रिजेश सिंह जैसा माफिया जो सबसे पहले AK-47 लेके आया उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में, वो एक टॉपर स्टूडेंट था, टॉपर इन यूपी, होल ऑफ स्टेट। तो ये ब्रिलियंट माइंड्स थे। कहीं ना कहीं हालात ने, कहीं ना कहीं इनकी साइकी ने, इनके माइंडसेट ने उलझा दिया इनको। तो जो परिपेक्ष की जिम्मेदारी है, जो सोसाइटी की जिम्मेदारी, खासतौर से जेल की जिम्मेदारी है, जी, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जिम्मेदारी है। उसमें पुलिस भी है, उसमें जजेस भी हैं, उसमें वकील भी हैं, और उसमें जेल प्रशासन भी है। कहीं ना कहीं हम सब अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। देखिए जेल क्या है, जैसे पुलिस की नौकरी है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट की नौकरी है, या जो भी डिपार्टमेंट की नौकरी आप करते हैं सरकार में, जेलर या सुपरिंटेंडेंट, मतलब जेल की जो नौकरी है उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसमें कोई, जैसे कोई लड़का है PCS की तैयारी कर रहा है एंड फाइनली लैंड्स अप इन एज अ जेल सुपरिंटेंडेंट प्रोविंशियल सर्विसेज में, वहाँ आके वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, कैदी हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, उनका रख रखाव है। हमारे यहाँ जेलों की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब अगर आप कोई भी जेल उठा के देख लेंगे उत्तर प्रदेश में, तो पता चला जगह सिर्फ 500 लोगों की, कैदियों की है, वहाँ रह रहे हैं 1500। वो ऐसे ही है जैसे रेलवे का स्लीपर क्लास होता है, 72 बर्थ में 500 अगर आप मुसाफिर डाल देंगे तो क्या हाल होगा। तो एक तो ओवर पैक्ड है हमारे ज़्यादातर जो जेल है, ओवर पैक्ड है। मतलब तिहाड़ तो बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा, अगर आप तिहाड़ को कंपेयर करिएंगे हिंदुस्तान के बाकी जेलों से, तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो एक क्या है कि वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। दूसरा, क्योंकि जेल सर्विसेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में आती हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। कहीं मुख्तार अंसारी बंद हैं, कहीं ब्रिजेश सिंह बंद हैं, कहीं अमरमणि त्रिपाठी बंद हैं, कहीं कोई माफिया। ज़्यादातर जो विधायक और सांसद होते हैं बाहुबली होते हैं। अतीक अहमद का नाम सुना होगा आपने। इस तरह के लोग जब जेल में बंद होंगे, जो पैसे वाले भी हैं, रसूखदार भी हैं, लॉ मेकर्स भी हैं, लॉ ब्रेकर्स भी हैं, जब इस तरह के लोग होते हैं तो जाहिर तौर पर जेल के अंदर फिर सब कुछ होने लगता है। अगर आप जाएंगे तो जेल में आपको सिगरेट भी पीने को मिल जाएगी, बीड़ी वाले को बीड़ी मिल जाएगी, और कहीं कहीं ड्रग्स भी मिल जाती हैं। मैं तो आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। लखनऊ में एक बार मैं गया, तो मैं मुख्तार अंसारी का इंटरव्यू करना चाहता था। तो मैं एक वकील के थ्रू मैंने कहा साहब मुझे मिलवाइए, मुझे इस गैंगवार पे एक स्टोरी करनी है और मैं मुख्तार अंसारी से मिलना चाहता हूँ। काफ़ी पहले की बात है, लखनऊ में मैं रिपोर्टिंग करता था, क्राइम रिपोर्टिंग। तो उनका दीपक भाई बिल्कुल चलेंगे, आपको मिलवाएंगे। फिर जेलर से कहा गया, उन सब पत्रकार हैं, तो पत्रकारों को थोड़ा अलाउ करते थे। मैं अंदर गया लखनऊ जेल में। सोचिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की राजधानी का जेल लखनऊ। जब मैं अंदर गया तो मुख्तार अंसारी ने साहब हमको बुलाया, नमस्कार वगैरह हुआ, बैठे, वहाँ पूछे सवाल। तो 2-4 उनके चंगो मंगू भी वहाँ बैठे थे, चेले वेले मिलने वाले।
चाय आई, बिस्कुट आया। मैंने कहा ये तो भाई एकदम जेल नहीं हो गया, ड्राइंग रूम लग रहा है। तो खैर चाय भाई हमने भी पी ली। तो एक चादर पड़ी थी, तो एकदम से उन्होंने चादर उठाई या कहीं चादर पे हाथ पड़ा तो उसके नीचे एक रिवॉल्वर रखी हुई, जेल के अंदर, जेल में, बैरिक में। मेरी तो एकदम उस वक्त शालीन भाई मेरी हालत खराब है। मैंने कहा मगी मैं ना फंस जाऊं इसमें। तो भाई है तो पत्रकार, कोई जुरिडिक्शन तो है नहीं। तो मैं थोड़ा घबराहट हुई, यंग उम्र थी, 3-4 साल ही पत्रकारिता के हुए थे, मतलब दाढ़ी मूंछ भी साफ साफ नहीं थी तब। तो जब देखा तो बहुत डर लगा। मैंने हल्का से, जो हमें वकील साहब ले गए, तो मैंने कहा भैया यहाँ से निकालो, कहीं ऐसा ना हो छापा मार दे डीएम। हम भी गए, दीपक शर्मा भी बंद साहब, रिवॉल्वर बरामद हो रही। ये मैंने इंसिडेंट आपको इसलिए बताया कि जेलों की हालत बहुत खराब। एक बार मैं शायद एक और इंटरेस्टिंग आपको केस बता रहा हूँ। एक इलेक्शन में कवर कर रहा था, तो शायद फतेहगढ़ था या फतेहपुर था, उत्तर प्रदेश का एक हमारा जिला है, फतेहगढ़ ही था, वहाँ सेंट्रल जेल था। शायद आज तक में ही था मैं। तो आज तक से फ़ोन आया कि अगर आप राजा भैया, प्रतापगढ़ के आसपास में था, उन्होंने कहा कि अगर आप राजा भैया से बातचीत कर सकते हैं तो देखिए आप करके। पता लगा तो जेल में बंद थे वो। मैंने कहा चलो भाई बातचीत करते हैं, आए हैं तो मिल ही लें। तो लोकल जो हमारे स्ट्रिंगर थे उनसे कहा, जो लोकल रिपोर्टर आज तक के थे, उनका सब चलिए हम आप मिलवा देते हैं। तो जैसे ही मैं जेल में जाने लगा तो उस पर बोर्ड लगा हुआ था कि इस कारागार का उद्घाटन कारागार मंत्री राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह ने किया। मैंने कहा तो जेल का उद्घाटन ही किया। अच्छा, खैर साहब अंदर गए तो उसने मोहर वोहर लगा दी। जल्दी में क्या हुआ कि मेरा फ़ोन अंदर ही रखा था, वो फ़ोन की घंटी किसी ने बजाई ऑफिस से, फ़ोन बजने लगा। रे मैंने कहा फ़ोन ही देना भूल गया। अब मैं फ़ोन लेके जेल के अंदर आ गया। भाई क्राइम रिपोर्टर को इतना तो पता ही रहता है कि अंदर नहीं ले जाना है, और चेक करने वाले साथ में उनके साथ। मैंने कहा भैया ये फ़ोन, अरे बोले अब आप इतना अंदर आ गए, क्योंकि जेल बहुत बड़े होते हैं, कई बैरक्स होते हैं। बोला दीपक साहब अब आप 500 मीटर चल के आए, फिर वापस जाके रखे रहिए फ़ोन। अच्छा, मैंने कहा भैया रखे रहो। तो मैंने उसका रिंगर ऑफ कर दिया। फिर हम राजा भैया की तरफ गए मिलने बैरिक में। जब हम राजा भैया की बैरिक में गए, आप शालीन साहब, मतलब ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा। राजा भैया नेकर पहने हुए बैठे थे और उनके बच्चे कूद रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, और वहीं पर एक पिंजरे में उनका तोता पला हुआ था, वहीं पर उनके पेट डॉग्स थे, पोमेरियन वगैरह, वहीं पर उनका खाना बन रहा था। मतलब प्रॉक्सी घर हो गया। मतलब जेल की उस बैरिक में राजा भैया की पूरी फैमिली, उनका तोता, उनके डॉगीज, उनके नौकर चाकर, जो शायद खाना वाना भी बनाते। मैं सरप्राइज था। मन तो किया कि शूट कर लूं फोन वोन से, लेकिन भाई डर के मारे नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो फंस जाए। अब परमिशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने चाय वाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद बोले कि दीपक जी आप आए हैं, इंटरव्यू तो मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन आइए मैं आपको वॉलीबॉल का मैच दिखाता हूँ, मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूँ। अच्छा, फिर जेल में ही नेट लगाता हूँ, फिर वॉलीबॉल खेलने लगे। तो मुझे लगा कि भाई ये आप पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक है ये। इट्स अ मॉकरी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि वहां पर आदमी ऐसे रह रहा है जैसे अपनी रियासत में रह रहा हो। ऐसे बहुत से किस्से शालीन भाई, अनगिनत है, रात हो जाए। इसके विपरीत यदि देखें तो एक ऐसी जमात भी है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं है। हो सकता है कि जमानत पे छूटने को तैयार हो, लेकिन जमानत देने के पैसे ना हो। ये बहुत लोगों को यकीन ना हो शायद, लेकिन ऐसे तमाम लोग जेल के अंदर हैं जिनके पास जमानत देने तक भर के लिए पैसे नहीं है। संस्थाएं हैं जो जमानत भरती हैं फिर उनका। और सिस्टम हमारा इतना लंबा है कि शायद जिसने कोई गुनाह ना भी किया हो, उसका ट्रायल खत्म होने में कई साल लग जाए, और इतने सालों में शायद आक्रोशित होकर, गुस्से में, वो शायद कोई गैंग में ज्वाइन कर ले, और अंदर उसकी कंपनी बिल्कुल अलग है। हो सकता है बाहर उसकी कंपनी में 80% लोग अच्छे हों, 80% लोग ऐसे हों जो उसको बेहतर कंपनी दे सकते थे। 20% की कंपनी में आके शायद उसने यदि कोई गुनाह किया भी है तो अब अंदर तो उसके पास वो कंपनी है, उसका वो मनस जिस तरह से तैयार होगा और जो वहाँ सीखेगा, हो सकता है कि वो किसी गैंग का मेंबर भी बन जाए। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे जो यहाँ रूरल क्राइम तो देखिए कहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्राइम कहीं ना कहीं एक साइकी में होता है, एक सिचुएशन पे होता है। लव अफेयर का मामला है, ट्रायंगुलर लव अफेयर है,
या फिर कोई रंजिश है पुरानी, उसने उसके फादर को मारा तो उसको बदला लेना है, जिसे रंजिश कहते हैं गाँव की। अब रंजिश में या इस तरह के इलिसिट अफेयर्स में इस तरह के जो एक स्पॉन्टेनियस क्राइम हो जाते हैं, जज्बे में कर गया, एग्रेशन में, जज्बे में, स्पॉन्टेनियस, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो जो प्लानिंग से क्राइम नहीं होगा वो आदमी फंसेगा भी मौके पे। आपने गुस्से में कर दिया, अपराध जो आपने किया वो एक भावावेश में आ गया, आवेश में आ गया, और आपसे गोली चल गई, या चाकू था वही मार दिया, या किसी ने लाठी मारी सर पे लगी मर गया, हैमरेज हो गया, तो मर्डर तो है। गांव में जब इस तरह के अपराध होते हैं, हत्या के या हत्या के प्रयास के, और उसमें बेचारा कोई किसान फंस जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसके कोई कनेक्शंस नहीं, जिसकी कोई आमदनी नहीं, जो सिर्फ गेहूं में या धान की खेती पर जो पल रहा है, इस तरह का आदमी जब हमारे देश में कोई अपराध कर देता है या फंस जाता है, फंस भी सकता है, और जब उसको जेल लाया जाता है तो जाहिर तौर पे उसके पास कोई वकील नहीं है, उसके पास कोई लीगल असिस्टेंस नहीं है, उसके पास पुलिस तक की कोई अप्रोच नहीं है। मुझे लगता है कि फिर वो धीरे धीरे कोई उसकी ना बेल की उसकी गुंजाइश है, जमानत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोग 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, और फिर धीरे धीरे वो एक सिस्टम के, जेल के सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं। और ऐसे में बहुत गुंजाइश रहती है कि कोई डॉन उनसे मिले, कोई बड़ा अपराधी मिले, कोई बहुत बड़ा डकैत मिले, कोई लुटेरा गैंग हो गए, भाई ठीक है मैं तेरी बेल भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, तू मेरे साथ आ जा, और वहाँ से वो ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ शिफ्ट हो सकता है, संगठित अपराध की तरफ जा सकता है, पेशेवर अपराधी हो सकता है। यानी क्राइम उसने साइमल्टेनियस, स्पॉन्टेनियस किया था, किसी रंजिशन किया, कोई सिचुएशनल क्राइम हो गया उससे, लेकिन धीरे धीरे जब जेल में उसकी बेल नहीं हुई, उसको कोई लीगल असिस्टेंस नहीं मिली, तो वो एक पेशेवर अपराधी बन गया। और पेशेवर अपराधी एक बार एक ऐसी, मैं कहूँगा ब्लाइंड एली है, एक ऐसी अंधी गली है पेशेवर अपराध की, कि वहाँ से वापसी हो, वहाँ से कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, फिर वो गली चलती चली जाती जब तक आप मरते नहीं या मारे नहीं जाते। और यदि उसकी जहन के हिसाब से सोचा जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जो जेल काट आया, समाज के लिए वो जेल काट रहा है, अब वो अंडर ट्रायल है, वो कन्विक्ट है, ये समाज उतना नहीं समझेगा, खासतौर से गाँव में, कस्बों में, शहरों में फिर शायद थोड़ी समझ हो। तो ऐसा व्यक्ति, उसको बाहर रोजगार मिलने के चांसेस कम है। कन्विक्ट जो है उसको तो कानूनन ही रोजगार नहीं मिल सकता, वो तो एक कॉमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए भी अधिकार उसके खत्म होगा, चाहे वो चोरी के अपराध में। लेकिन जो अंडर ट्रायल है, उन्होंने भले वो एक्विट हो जाएं, बरी हो जाएं, उसके बाद भी उनको रोजगार तो मिलेगा नहीं। तो हो सकता है कि वो अंदर जो अपने कॉन्टेक्ट्स थे, जो नेटवर्क थे, वापस उनके संपर्क में आने की कोशिश करें, या अंदर ही वो इसकी तैयारी करें कि बाहर आके तो मेरे को कोई सेकंड चांस देगा नहीं। देखिए, ये एक स्टिग्मा है कि एक बार अगर आपको किसी अपराध में जेल हो गई, और रेप है, मर्डर है, लूट है, इस तरह के अपराध में अगर आप एक बार जेल चले गए, तो समाज तो आपका बहिष्कार कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बूढ़े बाप या माँ, वो हो सकता है आपसे मिलने के लिए आए, धीरे धीरे आपके चाचा, मामा, ताऊ सब कटने लगेंगे, वो सब रिलेटिव्स दूर होने लगते हैं। सिर्फ जो आपकी कोर फैमिली है, कि भाई ये मेरा सगा भाई है, या ये मेरा पति है, या ये मेरा वालिद है, फादर है, तो इमीडिएट रिलेशन है, वो तो बेचारे ढोते हैं। लेकिन उस आदमी के लिए फिर सारे मौके खत्म हो जाते हैं। उसको कोई कॉर्पोरेट नौकरी नहीं देगा, सरकार में सवाल ही नहीं है कोई नौकरी दे दे, उम्र भी निकल चुकी है, बहुत सी चीज़ें। तो वंस ही इज आउट आफ्टर द जेल, इवन आफ्टर गेटिंग बेल और इवन आफ्टर एक्विटल, अगर वो एक समाज का पैसे वाला आदमी नहीं है, वो एक बिल्डर नहीं है, वो एक नेता नहीं है, वो एक अमीर आदमी नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना, अमीर आदमी के पास तो अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप है, वो फिर अपना धंधा शुरू कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो आप छोटा वर्कर है, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ जॉब पे चलती है, नौकरी पे चलती, दिहाड़ी पे चलती, उसके लिए फिर मौके ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे लगता है यहीं जो जेल की संगत है अपराधियों के बीच में, पेशेवर अपराधियों के बीच में, फिर उन्हीं से वो कांटेक्ट करता है, उन्हीं का वो पैरोकार बन जाता है, उन्हीं का वो साथी बन जाता है, एंड समवेयर he becomes the part of that criminal society. That is how I see. लेकिन हाँ,
कई ऐसे मौके हैं जब उनकी फैमिली उनको रिहैबिलिटेट कर देती है। सरकार की तरफ से मुझे ऐसा कोई रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास मुझे नहीं दिखता। मैंने तो नहीं कहीं देखा कि कोई अपराधी बाहर निकला, अक्विटल हो गया, उसका बरी हो गया, उसके बाद को कहीं सेटअप किया हो। इसीलिए लोग जेल से जाने से डरते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग। आपने देखा होगा बहुत सी कस्टोडियल डेथ्स होती हैं, थाने में पुलिस पकड़ के ले गई और मुंशी जी ने बंद कर दिया हवालात में, दरोगा जी सो गए, जो वहाँ के थाने के पहरे वहरे हैं वो भी सो गए। रात में 2 बजे पता चला उसने हवालात के अंदर सुसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है सुबह उसको जेल ले जाएंगे, और जेल जाने का मतलब है कि एक स्टिग्मा, एक सोशल स्टिग्मा। तो बहुत से लोग कस्टोडियल डेथ्स में ज़्यादातर मामले सुसाइड के होते हैं, दे कुडंट बियर। और एक चीज़ और, इसमें 40 to 50% केसेस में हमारे यहाँ बेगुनाह लोगों को अंदर बंद कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एरिया है, किसी चौराहे पे मर्डर हो गया और वहाँ पर पुलिस पहुँची और वहाँ पर उन्होंने कहा सब फलाने थे, राजू के साथ मुन्ना थे, मुन्ना के साथ कल्लू थे, कल्लू के साथ फलाने थे। 4-5 लड़कों के नाम ले लिए। अब एक लड़का बेचारा अपने घर में था, उसको तो पता नहीं था कि वहाँ गोली चल गई है, और पुलिस आई और राजेश को ही उठा के ले गई। जो कहीं ना कहीं जो मेन प्रोफेशनल किलर है या जिसने गोली लड़के चलाई, हो सकता है उसको जानता हो, वो अपराध में शामिल ना हो, लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको जानता है या उसके फ़ोन कॉल में उसके फ़ोन की रिकॉर्ड है, कहीं कुछ इस तरह का कॉल डेटा है, उसके बेसिस पे उसको उठा लिया। उठाने के बाद उस पर धाराएँ लगा दी पुलिस ने, और वो वास्तव में बेगुनाह होता है। ऐसे में रात काटना मुश्किल होती है। आपने कहा कि रिहैबिलिटेशन का ऐसा कोई मॉडल दिखता नहीं है। रिहैबिलिटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिक्र आता है मनोविज्ञान का, जी, इसमें जो अपराध की मानसिकता है उसके ऊपर काम किया जाए, उसकी जहनीत के ऊपर काम किया जाए कि यदि उसने कोई अपराध किया भी है तो वापस उसको वो रिपीट ना करे। आपको क्या लगता है, क्या मनोवैज्ञानिक इंटरवेंशन की ज़रूरत हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की है? बिल्कुल। हमें लगता है कि जैसे अगर आप बाहर देखें, खासकर जैसे जापानीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है। जापानीज की, मैं जापान की बात कर रहा हूँ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इवन डेनमार्क है। ये जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स है, जहाँ पर ह्यूमन इंडेक्स की वैल्यू है, जहाँ पर सरकार आपको लाइफ को खुशी से बिताने के मौके देती है, सपोर्ट करती, ऐसी जगहों पर तो रिहैबिलिटेशन होता है और वहाँ काउंसलिंग होती है, बाकायदा थाने के लेवल पे होती है। अगर अस्पताल में कोई अंडर ट्रायल है तो वहाँ भी उसको काउंसलिंग मिलती है। जेल में बाकायदा काउंसलिंग होती है, और साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वो वहाँ जाके बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं। और आप देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा तो मैं साइकोलॉजी के बारे में नहीं बता सकता, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन जो मैंने अपनी रिपोर्टिंग में समझा है, लोगों से बातचीत की, साइकोलॉजी से हम किसी न किसी माइंड को थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते। अगर किसी को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया जा सकता है, तो ब्रेन वॉश करके उसको वापस हम अच्छी दुनिया में भी ला सकते हैं। काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे हिंदुस्तान में भी काउंसलिंग होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रूट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक क्या वाकई हो रहा है? क्या जो छोटी जेलें हैं मुरादाबाद में, बरेली में, रामपुर में, गोंडा में, या और छोटे छोटे जो शहर हैं बिहार के, क्या वहाँ पर इनको फॉलो किया जा रहा है? आई डाउट। राइट जी। तो ये तो बात हुई कि जो लोग अंडर ट्रायल है या जेलों के अंदर हैं। यदि पुलिस की बात करें, जजेस की बात करें और वकीलों की बात करें, जिस तरीके से सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिस तरीके से बना हुआ है, इनकी सेंसिटिविटी, इनको केसेस को डील करने की समझ और इनकी सेंसिटिविटी की किसी व्यक्ति को यदि अब जब तक कोर्ट ने नहीं कह दिया है कि अपराधी है, कन्विक्ट है, तब तक उसको अपराधी समझकर उससे डील ना किया जाए, और जिस सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए वैसे डील करने की उनको ट्रेनिंग, पेशेवर ट्रेनिंग है क्या? आपने हम शलीम भाई बुनियादी समस्या को समझे।
हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें आप कह सकते हैं कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, इट्स फॉर द रिच। पैसे वाले को जस्टिस मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका ऊपर कोई मर्डर का आरोप है, यू गो एंड हायर द बेस्ट लॉयर्स। एक अच्छा वकील 1 लाख रुपए की फीस लेता है। जिस आदमी के पास 50,000 रुपए नहीं है, जो 10,000 रुपए के लिए कोई मर्डर कर रहा है, जी हाँ, 1 के 1 लाख रुपए। अगर आप हाई कोर्ट में अपील में जाते हैं, या बेल तो ज़्यादातर हाई कोर्ट से ही मिलती है ऐसे मामलों में, हाई कोर्ट में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है अगर एक अच्छा वकील आप करना चाहते हैं। और अगर आप लोअर कोर्ट में कोई अच्छा वकील करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये एक पेशी के। अब 5,000 रुपये गरीब आदमी कैसे दे सकता है? हाई कोर्ट तो सोचिए नहीं। तो हमारे यहाँ जो गरीब आदमी है, आम हिंदुस्तानी, उसको हाई कोर्ट से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए हाई कोर्ट नहीं, मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं। मेरा जो भी फैसला होगा मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, जज साहब करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वही मेरा माई बाप है। हाई कोर्ट तक मैं जा ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो पैसा ही नहीं। तो आप कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जस्टिस भी कॉमर्शियल है एक लेवल पे। जिसके पास पैसा है वो जस्टिस पा सकता है। और इसीलिए अगर आप कन्विक्शन का रेट देखें, जिन लोगों को सजा मिलती है उसमें इनकम टैक्स पे का शायद 1 या 2% होगा। बहुत बड़ी बात है जी। और मैं यदि सही तरीके से याद कर पा रहा हूँ, शायद 1973 से पहले जी जो सिस्टम था पूरा वकील और पीपीज जो दिए जाते थे, वो पुलिस की तरफ से ऐसा कोई सिस्टम था? यदि आपको देखिए मैं बताऊँ, हम लोग पुलिस को बहुत गाली देते हैं, पुलिस की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस में कम से कम 60-70% जो खासकर ऑफिसर्स, डिप्टी एसपी हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी भी काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। लेकिन पुलिस में बहुत ज़्यादा काम, ओवरवर्क और अंडरपेड, उतनी तनख्वाह नहीं, इसलिए वो रिश्वत लेते हैं। भाई आप काम करा रहे हो कॉर्पोरेट से ज़्यादा। एक पुलिस वाला आप सोचिए सुबह 8 बजे उठ जाता है, थाने पहुंच जाता है वर्दी पे। उसके बाद पता लगा कि साहब कोई नेताजी आ रहे हैं तो उनकी जुलूस में ड्यूटी में चला गया। उसके बाद कहीं गोली चल गई तो वहाँ चला गया, फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ चला गया, फिर उसका कचहरी में पेशी है, तारीख लगी हुई, उसके 4-4 मुकदमे हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन भी करना है, फिर थाने में जो FIR वगैरह लड़ाई झगड़े के मामले उसको भी निपटाना है। ऐसा करते करते रात 11 बज जाता है। और होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, तो दरोगा जी और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि होली में कहीं दारू पी के आदमी झगड़ा ना करते, ईद में, मुहर्रम में कुछ बवाल ना हो जाए, दिवाली में डकैती ना पड़ जाए, क्योंकि सब अपना घर में जेवर पूछते हैं, पूजा होती है, जेवर निकाला जाए, तो डकैती ना पड़ जाए। दिवाली में जुआ खेला जाता है, उसकी कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। तो चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो। क्रिसमस में क्या होता है कि क्रिसमस एक ऐसा दिन है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे ईसाई पॉपुलेशन तो बहुत कम है, छुट्टी हमें मिलती है, तो हम लोग सैर सपाटे में, मॉल में, इधर उधर इतनी भीड़ हो जाती है। और उस वक्त जो है 25 दिसंबर के आसपास मौसम भी अच्छा होता है, सेल भी चल रही होती है, सेल चल रही होती, सारे लोग सेल लगा देते हैं, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में जाना होता है। तो पुलिस इज ओवरवर्क्ड, हमने बहुत ज़्यादा काम उस पर लाद दिया है। और इसलिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दरोगा जी अगर इंट्रोगेशन करते हैं तो आप तुरंत हाथ मार देते हैं। 2 सवाल आपसे पूछे, हाँ तुम्हारी गाड़ी है? आपने कहा नहीं साहब हमारी गाड़ी नहीं है। तो फिर चाबी तुम्हारे पास क्यों है? जब तक आप बोलेंगे थप्पड़ पड़ जाएगा आपके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दरोगा के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है इन्वेस्टिगेशन का, इंटरोगेशन का, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का, कोर्ट में पैरवी का, कि हमने इस पुलिस व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब कर दी। और अगर आप पर रेशियो देखेंगे कि 1000 आदमी में कितने पुलिस वाले हिंदुस्तान में, 1000 आदमी में कितने पुलिस वाले यूरोप में, तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी आपको देखेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा 1973। देखिए क्या है, 70 के दशक से पहले जो वकील साहब होते थे, जो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन होता था, वो कप्तान साहब के अंडर में होता था, एसएसपी के अंडर में
जो है सरकारी वकील होता। बाद में सरकार को लगा कि यार ये तो कप्तान तो बहुत ताकतवर हो गया है, वकील भी इसका, दरोगा भी इसका, सब कुछ इसी के पास है, सारी पावर इसी के पास है, तो वकील को अलग करो। तो जो वकील साहब थे उनको हमने पुलिस के सिस्टम से प्रोसिक्यूशन को अलग कर दिया। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अलग हो गया, प्रोसिक्यूशन अलग हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट अलग हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दरोगा जी और सरकारी वकील में तालमेल होना चाहिए था, या कप्तान ही सरकारी वकील को मॉनिटर करता था, उसकी एसीआर लिखता था, उसको सुपरवाइज करता, वो पावर चली गई। जैसे मैं आपके अंडर में काम करूंगा तो आपके कहने पे चलूंगा, अगर मैं आपके अंडर में काम नहीं कर रहा हूं तो 10 में से 5 बात नहीं मानूंगा। यही हमारे सरकारी वकीलों का हाल, वो जल्दी बात नहीं मानते, और इसीलिए हमारा जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो पैरवी है अदालत में, वो बहुत लो क्वालिटी की हो गई, और इसलिए सज़ा का दर बहुत कम है। और सज़ा हो भी रही है तो आधे मामले ऐसे हैं जिसमें हो सकता है बेगुनाही जो है वही जेल जा रहे हो। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन इज़ वेरी लो। और प्रति जज जो संख्या है केसेस पेंडिंग की, जी, वो इतनी, अरे साहब उसकी तो आप बात ही ना करिए। वो तो चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ साहब हैं वो खुद ही रोते रहते हैं कि साहब इतने ज़्यादा, लाखों लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। मतलब आज अगर कोई आप क्राइम कर रहे हैं तो सज़ा तब मिल रही है जब 30 साल के बाद, जिसमें से 6 में से 3 आरोपी मर चुके हैं, 5 गवाह मर चुके हैं, क्या उस वक्त जस्टिस होगा? तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही थी कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जल्दी जल्दी तारीखें होंगी। ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट में समर वैकेशंस नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी साल में 2 बार छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, जजों की गिनती भी कम है, अदालतों की गिनती भी कम है। वही हाल जो जेल में है, 500 लोग हैं, 1000 लोग बंद हैं, 500 की जगह कहीं कहीं 2000 लोग बंद हैं। वही हाल अदालतों का है, एक जज है 2000 मुकदमे देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि जजेस की संख्या बढ़ जाए और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो दरोगा जी हैं, सब इंस्पेक्टर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अबाउ। सब इंस्पेक्टर के पास 50 जांचें हैं, उसके पास काम ज़्यादा है, क्वालिटी कैसे होगा? जज साहब कायदे से 100 मुकदमे की उन्होंने सुनवाई करनी चाहिए, वो 500 मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं, उन पर भी लोड है, जेल में भी लोड है। जेलर दोनों के लोड की वजह से जेल में भी लोड आ गया, क्योंकि लोड रिहा ही नहीं हो रहे हैं, हर जगह लोड है। हाँ, तो जो हाल सरकारी अस्पतालों का है वही हमारा हाल जेल का है, वही हाल थानों का है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई थिंक पॉपुलेशन एक बड़ी इसमें आप कह सकते हैं वन ऑफ द रूट कॉजेज। अकेला दिल्ली में कहा जाता है कि करीब 66,000 पुलिसकर्मियों की कमी है। बिल्कुल, हर जगह। आप देखिए, आप किसी भी थाने में चले जाइए तो आपको एक बोर्ड मिलेगा कि इस थाने में इतनी सैंक्शन पोस्ट है, इतने दरोगा होने चाहिए, जैसे 10 होने चाहिए तो उसमें लिखा रहेगा 5 हैं, हेड कांस्टेबल 18 होने चाहिए तो 6 होंगे। हर जगह वैकेंसी है, हर जगह रिक्तियां हैं, और लोड बढ़ता जा रहा है। हमें इस सिचुएशन को भी समझना होगा कि सिर्फ पुलिस वाले को ही गाली बक दी या जेलर को ही गाली बक दी, हमें ये भी देखना होगा कि भाई वो किस सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिर उनके पास जो अल्टीमेटली जो एक आप कह सकते हैं इंजॉय करने का अगर कुछ उनके पास एक रहता है कि भाई अब क्या करें, नरक की तो है नौकरी, नरक है, तो चलो यार पैसे ही कमा लो। वही एक तरह का पर्क है, रिश्वत। एक रेसिडिविज्म एक संज्ञा है जिसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जिसने अपराध में कदम रखा वो रिपीटेडली क्राइम करे। जी जी, वो क्राइम को हो सकता है अपने करियर की तरह ऑप्शन बना ले। इस पर आपका क्या कहना है, क्या कारण है इसका? नहीं, कारण मैंने आपको बताया, जो मैंने पहले भी आपको जवाब दिया कि एक व्यक्ति जो पहली बार अपराध में फंसा है, और अपराध से मेरा मतलब है बॉडी क्राइम। बॉडी क्राइम का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर में नहीं, मारपीट में नहीं, वो जो किसी लूट में फंस गया या लूट कर दी, थेफ्ट में फंस गया, ऐसा आदमी जब बाहर आता है तो उसको, मैंने कहा ना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, स्टिग्मा है, उसकी सोसाइटी बदल जाती है, रिश्तेदार उसका बहिष्कार कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, दोस्त उसको छोड़ देते हैं, कोई उसका फ़ोन कॉल नहीं लेता है। तो घूम फिर के वो आदमी कहाँ जाएगा? वो आदमी वहीं जाएगा जिस दुनिया को छोड़ के आया, उसी दुनिया में वापस लौट जाता है। तो सोसाइटी को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा।
एक तो क्राइम है जो एक इंडिविजुअल कर रहा है, जी। चाहे वो एक क्राइम है जो इंडिविजुअल कर रहा है, चाहे वो एग्रेशन में कर रहा है, चाहे वो सोची समझी एक रणनीति के तहत कर रहा है। दूसरा एक क्राइम है जो गैंग कर रहे हैं, गैंग कल्चर। और देश में आपने कई सारे गैंग्स कवर किए हैं, आपने कुछ नाम भी लिए। इसके पीछे सोच क्या है कि कोई एक लड़का छोटे अपराध की वजह से जेल गया, लेकिन अब वो एक बड़े गैंग का हिस्सा बनना चाहता है, एस्पायर करता है। मेरे को याद है कि एक दौरे के दरमियान मैं एक लड़के से मिला और उसने किसी अपराधी का नाम लेके कहा कि मुझे ऐसा बनना है, जो एक बड़ा गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर है दिल्ली का, उसका नाम लेके कि मुझे ऐसा बनना है। क्या कारण है इसका? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम क्या करते हैं, एक रॉबिन हुड कल्चर है जहाँ आप एक अपराधी जो थोड़ा सा समाज में कुछ लूट का पैसा भी बांट देता है, सपोर्ट भी करता है, तो जब रॉबिन हुड बनता है वो, तो उसको हम ग्लोरीफाई करने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुख्तार अंसारी है, वो एक अपराधी हो गए, एक पेशेवर अपराधी हो गए, माफिया डॉन हो गए, राजनीति में उनको पार्टी टिकट भी देने लगी, वो विधायक भी बन रहे, लोगों के काम भी करा रहे। तो जो यंग जनरेशन है वो देखती है, अरे भाई ये तो एक लंबे काफिले में चलते हैं, इनकी 10 फॉर्च्यूनर हैं साथ में, और हॉर्न बज रहा है, हूटर बज रहा है, और जब वो उतर रहे हैं किसी शादी में, मुख्तार अंसारी जा रहे हैं, इस तरह के अपराधी जा रहे हैं, तो 25-30 लोग जो है वो बंदूकें भी साथ में लिए हुए हैं, हर आदमी पैर छू रहा है, वो फैसले भी करा रहे हैं, झगड़े भी निपटा रहे हैं। ये जो रॉबिन हुड कल्चर है, हमको लगता है ये यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है कि अरे हमें भी मुख्तार अंसारी बनना, हमें भी ब्रजेश सिंह बनना है। तो उनके पास मसल पावर है, उनके पास वो लॉ मेकर भी हो गए, उनके पास पैसा भी है, और वो झगड़े भी हल करा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक ऐसा तबका होता है लड़कों का, एक दौर होता है, और फिर पिक्चरों में आप देखिए, पिक्चर में ये सब उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप जितनी भी पिक्चरें देखें, राम गोपाल वर्मा की पिक्चरें या अपराध पे जितनी पिक्चरें बन रही हैं, मिर्ज़ापुर से लेकर सत्या तक, उसमें कहीं ना कहीं ग्लोरिफिकेशन, पावर है, कुख्यात भी है, उसका नाम भी है, उसके पास ताकत भी है, उसके पास दौलत भी है, और ग्लैमर अपने आप आ जाएगा। ये एक बहुत गलत है। जैसे फूलन देवी देख लीजिए, फूलन देवी एक, हम तो यही पढ़ते थे, दस्यू सरगना है, बैंडेड क्वीन। अब बैंडेड क्वीन कैसे हो जाएगी? दस्यू सरगना, बैंडेड क्वीन, और फिर आपने उसको सांसद बना दिया, आपने उसको एमपी भी बना दिया, तो पैसा भी आ गया, शोहरत भी आ गई, दौलत भी आ गई। दैट इज़ अ बैड ट्रेंड। वी शुड अब मुलायम सिंह जी तो यही कहते थे कि साहब हमने तो फूलन देवी को सही रास्ते पे लाया, हमने तो रिहैबिलिटेशन किया है। बट हमें लगता है सोचना चाहिए कि अपराधियों को अगर आप राजनीति में लाएंगे, शहाबुद्दीन जैसे लोग या मुख्तार अंसारी जैसे लोग, इस तरह के लोग अगर राजनीति का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे, तो फिर यंगस्टर्स तो उधर अट्रैक्ट होंगे ही। पंजाब सरकार के एक सर्कुलर की मुझे याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाबी गानों में और पंजाबी फिल्म में गैंग को और असले को दिखाना ये अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए आज की तारीख में सोशल मीडिया में मतलब जब से इंटरनेट आ गया है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ना जो उपलब्ध ना हो बच्चे को। तो बच्चे को अपना डिस्क्रिप्शन लेना है, उनके पेरेंट्स को डिस्क्रिप्शन देना है, आपको अपनी माइंड की पॉजिटिविटी रखनी है। अगर आप फिल्म में कोई बंदूक दिखा देते हैं या फिल्म में किसी को स्मोक करते हुए दिखा देते हैं, तो ये तो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अपराधी सीधा फेसबुक पे आकर फेसबुक लाइव कर रहे हैं, लाइव कर रहा है, फेसबुक लाइव हो रहा है, गोली मारने से पहले बता रहा है, गोली मार के बता रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ग्लोरीफाइड है, जो उसने काम किया वो इतना ग्लोरीफाइड है कि मैं तो डिक्लेयर कर रहा है। कुछ क्लिपिंग्स मैंने देखी, शायद मनमोहन देसाई या मनमोहन शेट्टी, फिल्म में मेरी थोड़ी सी जानकारियाँ कम है, कोई इनमें से एक फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, इसका अबू सलीम ने जब इन पर गोली चलवाई तो बाकायदा 2 शूटर भेजे, मनमोहन शेट्टी और मनमोहन देसाई। आप चेक कर लीजिएगा या ऑडियंस आपके चेक कर सकते। वो इतना बड़ा बॉलीवुड का प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने घर पर था, अबू सलीम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा अपने शूटर को कि भाई क्या वो खड़े हुए? बोले हाँ साहब खड़े हुए हैं। बोले हुलिया बताओ। बोले साहब ये हुलिया है, सर पे बाल कम है, फलाना है, ये कर। बोला फ़ोटो से पहचान लिया? उसने कहा साहब फ़ोटो से पहचान लिया। अभी बातचीत लाइव पे हो रही है। तो उसने कहा वही है? उसने कहा वही। पूरे मार गोली, और उसने फायर कर दिया। अब आप सोचिए कि अब वो सारी ऑडियो क्लिप
मुंबई के क्राइम ब्रांच के पास थी। इस लेवल पे अगर आप क्राइम कर रहे हैं, मतलब हत्या की लाइव कमेंट्री, गोली मार रहे हैं उसकी लाइव कमेंट्री, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वो आप फेसबुक पे डाल रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे डाल दे रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही भी बहुत मुझे लगता है कि इस पर सोचना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन कि आपने ग्लोरिफिकेशन की बात की, तो जो ग्लोरिफिकेशन है सो है, लेकिन मीडिया तबके में एक जर्नलिज्म है जो इन्वेस्टिगेटिव है, जो तथ्यों को बाहर लाकर जनता को सच बताना चाहता है। दूसरा है जो सिर्फ सनसनी बटोरना चाहता है, बस ये चाहता है कैसे टीआरपी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं। इस पे क्या नहीं, देखिए चौथा स्तंभ है मीडिया हमारा। मुझे लगता है कि अगर कोई अर्नब गोस्वामी हैं या सुधीर चौधरी जैसे लोग जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस तरह के लोग जो सिर्फ टीआरपी करते हैं, टीआरपी बेशक लानी चाहिए। अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो मकसद ये भी हो कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बॉक्स ऑफिस पर हिट। इसी तरह से अगर आप कोई टेलीविज़न चैनल रन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मेरा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर सलीम जावेद बनना पड़ेगा आपको, फिर उस लेवल पर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, उस लेवल पर आपको कंटेंट ले जाना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि कंटेंट आपके पास है नहीं, कंटेंट के लिए आप मेहनत कर नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं टीआरपी भी आए। तो जब कंटेंट हल्का है और टीआरपी आप चाहते हैं तो फिर वो सेंसेशन अपने आप डाल देते हैं और इस वजह से अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अच्छा कंटेंट दीजिए तो आपको टीआरपी ज़रूर मिलेगी। कल ही की बात बता रहा हूँ मैं, ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन का ये जंग देख रहा था, उसमें एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें एक साहब थे जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान से। अब वो लेट कर माइक लेके कर, अब ज़मीन पर लेट कर क्यों कर रहे हो भाई? बाकी लोग पीछे खड़े हुए रिपोर्टर हैं, वो लेटे हुए ज़मीन पे और माइक पकड़े। अब अच्छा लगता है कि कोई लेट के, अरे भाई हाथ पैर आपके पास हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप चल रहे थे। बाकी जो CNN पे आप देखिए, BBC पे आपने कभी देखा है, वो लोग भी जंग कवर करते हैं, फायरिंग कवर करते हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, उसके बीच में वो लोग होते हैं, एम्बेडेड जर्नलिस्ट होते हैं, वॉर करस्पॉन्डेंट। किसी को आपने लेटे हुए देखा है? कोई नहीं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का एक चैनल है, वो लेटे हुए कर रहा है सेंसेशन के। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कंटेंट की, अच्छे कंटेंट की कमी है और लिटरेसी की, जनता में जागरूकता अच्छे कंटेंट के लिए। जाहिर तौर पर क्राइम को जिस तरह से आपने कवर किया और जिस तरह से आपने सच उजागर किया और आज आप कर रहे हैं जिस बेबाकी से, उसके लिए आपको सलाम है दीपक भाई जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आपको, मुझे उम्मीद है कि हमारा सत्र अच्छा लगा होगा और आपसे गुजारिश है कि एक बार कैमरे पर हमारे चैनल कैंडिड विद शालीन को सब्सक्राइब करने की गुहार लगा दें। तो हम लोग जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं और जितना रिसर्च करते हैं। और इन्होंने 3 बार मुझसे डिस्कस किया कि क्या आप मेरे शो पे आएंगे। मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं कि जेलों में क्या हालत है, न्याय लोगों को मिलता है नहीं मिलता है, क्या बेगुनाह लोग जो हैं उनको सूली पे चढ़ा जा रहा है, इस तरह के टॉपिक अगर ये ला रहे हैं, वाकई इनको सलाम है। और इनके इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं भी ज़रूर ट्वीट करूँगा आपके लिए। सब्सक्राइब करेंगे साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।